हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रुति अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। लेकिन श्रुति को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपनी शॉपिंग से मतलब था। एक रोज सुबह के समय उसका पति अजय अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी श्रुति वहाँ आती है और कहती है, अजय जी, ऑफिस जाने से पहले मुझे थोड़े पैसे देकर जाइए ना। मुझे शॉपिंग पर जाना है। मेरे पास जो थोड़े पैसे थे वो खत्म हो गए। पिछली बार जब मैं शॉपिंग पर गई थी तो मुझे एक ड्रेस बहुत ही पसंद आई थी, लेकिन तब तक मैं ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग कर चुकी थी, इसलिए नहीं ले पाई। हेलो, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? मैंने कुछ कहा है आपसे, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखना बंद कीजिए मुझे और पैसे दीजिए। या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शॉपिंग कर करके, या तो तुम मुझे बिल्कुल पागल समझती हो जो मैं हर दूसरे दिन तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे देता रहूं। मेरे पास आज कोई पैसे वैसे नहीं है, जाकर अपना काम करो। क्या बोला आपने? आप मुझे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं देंगे? सोच लीजिएगा, अच्छा नहीं होगा। एक ही बीवी है आपकी, आप उसका भी खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने शादी ही क्यों की है जब आप खर्चा नहीं उठा सकते अपनी बीवी का। देखो, सबकी ना एक ही बीवी होती है, दो चार किसी की भी नहीं होती है। लेकिन किसी की बीवियां तुम्हारी तरह ना इतनी शॉपिंग की भूखी नहीं होती है। माँ भी तुम्हें इतना शॉपिंग पे जाते हुए देखकर ना यही सोचती होंगी, मेरी बहू की शॉपिंग की भूख खत्म ही नहीं होती। जब देखो बैग उठाया शॉपिंग के लिए तैयार रहती है। श्रुति अजय से शॉपिंग पर जाने के लिए पैसों को लेकर बहस कर रही थी। तभी उसकी ननद आरती वहाँ आती है और दोनों को बहस करते देखकर कहती है, भैया, जब आप भाभी की आदत जानते हैं तो बिना बात के क्यों बहस कर रहे हैं? दे दीजिए ना पैसे। और हाँ, दीपक भाई आए हैं नीचे, आपको बुला रहे हैं ऑफिस के लिए, देर हो रही है ना इसलिए। दीपक आया है तब तो पक्का जरूरी कोई काम होगा। तू एक काम कर, उसे चाय पिला, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मुझे और भी काम है। मैं दोबारा बुलाने नहीं आऊंगी और नाश्ता भी तैयार है, इसलिए भाभी आप भी आ जाना। थैंक यू ननद जी नाश्ता बनाने के लिए। आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा कुछ नहीं होता, भूखे तो हम मर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा पेट तो शॉपिंग करके भर जाता है। लो तुम अपनी शॉपिंग के पैसे और छोड़ो मेरा पीछा। अजय इतना कहकर आरती के साथ नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद श्रुति भी शॉपिंग के लिए निकल जाती है। समय बीतता है। समय के साथ श्रुति की शॉपिंग की भूख कम होने की जगह और बढ़ती जा रही थी। रोज रोज अपनी बहू को इतनी सारी शॉपिंग करते देखकर उसकी सास निर्मला उसे बहुत समझाती है, लेकिन उसके ऊपर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक रोज उसकी ननद आरती हॉल में बैठी पैसे गिन रही थी। तभी श्रुति वहाँ आती है और कहती है, क्या बात है ननद जी, बहुत पैसे गिने जा रहे हैं। कौन सी लॉटरी लग गई आपकी? भाभी, कोई लॉटरी नहीं लगी है। जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उन्हीं की फीस आई थी, तो बस वही गिन रही थी। आप बताइए, आपको कोई काम था मुझसे? नहीं ननद जी, मुझे कोई काम नहीं था। मैं तो बस माँ जी का इंतजार कर रही थी। मुझे शॉपिंग पर जाना था तो मुझे उनसे पैसे लेने थे। अजय जी ने आज मुझे पैसे ही नहीं दिए, लेकिन माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बस इतनी सी बात? लीजिए भाभी पैसे और जाइए आप शॉपिंग पर, क्योंकि माँ तो पड़ोस की औरतों के साथ सत्संग में गई है, उन्हें आने में टाइम लगेगा। आरती की बात सुनकर श्रुति बहुत खुश हो जाती है और उससे सारे पैसे लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। जिसके बाद उसकी सास निर्मला, जो कि उनसे दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, आरती के पास आकर कहती है, बेटा, तूने बहू से झूठ क्यों बोला? मैं तो अपने कमरे में ही थी। माँ, क्योंकि भाभी को शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे। वो आपके पास पैसे मांगने आने ही वाली थी और मुझे अच्छे से पता था कि आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। बेटा, मेरी इज्जत बचाने के लिए तूने अपनी पूरे महीने की सैलरी उठाकर उसको दे दी। अब जब अजय पूछेगा तो क्या कहेगी? मेरी बहू की शॉपिंग की भूख तो खत्म ही नहीं होती। क्या करूं मैं? कोई बात नहीं माँ, भाभी को शॉपिंग के लिए पैसे आप दो, भैया दो या मैं दूं, जाना तो एक ही घर से है ना। वो खुश रहे और घर में शांति बनी रहे, वही अच्छा है। जब समय आएगा तो वो समझ जाएंगी। आरती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। समय बीतता है। तभी एक रोज श्रुति अपनी सास को फोन पर एफडी के पैसों के बारे में बात करते हुए सुनती है, जिसके बाद वो उसके पास आती है और कहती है,
माँ जी, आपने अपने पास इतने पैसे रखे हुए हैं, फिर भी कभी आपने मुझे 1 रुपया नहीं दिया कि बहू ले पैसे ले और जाकर शॉपिंग करा। बताओ, ऐसी भी कोई सास होती है क्या? बहू, मैं दूं तुझे पैसे या मेरा बेटा दे, बात तो एक ही है ना बहू। तुझे तेरी शॉपिंग के लिए पैसे मिल ही जाते हैं। माँ जी, ऐसे नहीं चलेगा। कल मैं शॉपिंग पर गई थी, मुझे एक डायमंड का सेट ना बहुत पसंद आया था, वो लेने के लिए आप ही मुझे पैसे देंगी। श्रुति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज शाम के समय निर्मला परेशान हॉल में बैठी अपनी बहू की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। तभी अजय ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप हॉल में अकेले क्यों बैठी हो? श्रुति, आरती कहाँ है सब? बेटा, बहू, आरती सब अपने कमरे में है। मेरा मन ही नहीं लग रहा था कमरे में, इसलिए मैं यहाँ हॉल में आकर बैठ गई। तू बता, आज तू कैसे जल्दी आ गया? माँ, बस ऐसे ही जल्दी फ्री हो गया था तो बॉस ने छुट्टी कर दी, तो सोचा क्यों ना घर जाकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा। वैसे भी तुझे कहाँ जल्दी टाइम मिलता है घर आने का। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं माँ, आप बात बदलने का ट्राई मत करो। पहले आप बताओ कि आप हॉल में अकेले क्यों बैठी हो और क्या सोच रही थी आप? कोई बात तो है। बेटा, वो मैं सोच रही थी कि मैंने जो तुझे एफडी के लिए कुछ पैसे अकाउंट में रखने के लिए दिए थे आरती की शादी के लिए, उसमें से मुझे कुछ पैसे चाहिए थे बहू को देने के लिए। वो कल शॉपिंग गई थी तो उसमें एक डायमंड का सेट उसे बहुत पसंद आया है। उसने मुझसे वो सेट मांगा है, इसलिए मैं उसे वो सेट देना चाहती हूँ। निर्मला की बात सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। निर्मला को अपने बेटे का ऐसा बर्ताव समझ में नहीं आता। अगले दिन अजय तैयार होकर जैसे ही अपने ऑफिस के लिए निकलने को था, तभी निर्मला उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, ये क्या तरीका है तेरा अपनी माँ के प्रति? कल तुझसे एक बात बोली थी मैंने, तूने उसका उत्तर तक नहीं दिया और आज भी बिना कुछ बोले जा रहा है। माँ, मैं अब क्या बोलूँ? मैं आपकी बहू की शॉपिंग की भूख से परेशान हो गया हूँ। जब से वो इस घर में आई है ना, तब से मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन उसे शॉपिंग ना की हो। वो हमेशा बस अपने शौक के बारे में सोचती है और एक आप हैं जो उसे अपनी बेटी मानती है। बेटा, पहली बार तो बहू ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसे निराश नहीं करना चाहती हूँ और मुझे पता है तू आरती की शादी के लिए सोच रहा है, लेकिन उसके लिए अभी कुछ महीने बाकी हैं, तब तक हम कुछ कर लेंगे। माँ, समय बीतते देर नहीं लगती है। उसकी ननद की शादी पास आ रही है, उसे उसकी शॉपिंग और उसके शौक के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी तो खुद की शॉपिंग की भूख खत्म नहीं होती। अगर मैं आपकी एफडी के पैसे ना उसके डायमंड सेट के लिए दे दूंगा ना, तो आरती के गहने कैसे बनवाऊंगा? उसका बाद में देखेंगे, पहले बहू की इच्छा पूरी करेंगे। वो भी तो मेरी बेटी समान है ना। काश उसने भी आपको माँ समझा होता, सास नहीं। जितना आप उसके बारे में सोच रही है ना, उतना मैंने आज तक उसे आपके बारे में सोचते हुए नहीं देखा। अपने सास और पति की बातें उनसे कुछ दूर खड़ी श्रुति सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा होता है। जिसके बाद वो उनके पास जाती है और अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही अपनी हद से ज्यादा शॉपिंग करने की आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती है, जिससे निर्मला को अपनी बहू की शॉपिंग की भूख से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। Mayday, mayday, mayday. Heavy ISS 3.1.0 is moving rapidly towards the asteroid belt. We have to inform on base station. Sir, we lost the connections and we can't make the communication. Just keep trying. Sir, I am trying my best, but nothing works. Okay, let me see. डेल्टा वन कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करता है और कुछ ही देर के बाद उसमें सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद डेल्टा वन पृथ्वी पर अपने बेस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है। Our life support system is not working. Let me see what's wrong with it. डेल्टा वन लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता।
तो वो अपने बेस स्टेशन में एक बार फिर से इन्फॉर्म करता है। मेडे मेडे मेडे। क्या बात है डेल्टा वन? सर, हम अपनी ऑर्बिट से बाहर आ गए हैं और तेजी से एस टाइप एस्टेरॉइड्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं एंड द लाइफ सपोर्ट सिस्टम गॉट क्रैश्ड। सो ट्राई टू फिक्स इट। वी ट्राइड एवरीथिंग सर, पर ये डिजाइन हमारी समझ से बाहर है। आपको यहाँ किसी को इसे ठीक करने के लिए भेजना ही होगा। ओके, कॉपी दैट। व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी डेल्टा टू? Sir, we are moving 3.262 light years per sec. डायरेक्टर अपने बेस स्टेशन पर ISS 3.1.0 और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच की दूरी का हिसाब निकालने का ऑर्डर देते हैं। Provide me the exact distance between the heavy and the ISS. Sir, by using the sterile parallax, we got the estimate distance of 2.2 AUS. Tell me the numeric version. Okay, sir. So here it is. 32 crores 91 lakhs 15,316.2 kilometers. इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 72 घंटे बचे हैं उन्हें बचाने के लिए। इस सब के बाद डायरेक्टर अपने ऑफिशियल से उस इंसान के बारे में पता करवाते हैं जिसने ISS में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डिजाइन किया था। बहुत ढूंढने पर भी वो इंसान उन्हें नहीं मिलता, तो एक सीनियर मॉडल डिजाइनर डायरेक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है, सर, जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसे यहाँ से गए हुए 6 साल हो चुके हैं। कौन थी वो? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? रितु नाम है सर उसका, और आप उसे नहीं जानते क्योंकि वो आपके आने से पहले ही चली गई थी। हमें उनकी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आपको पता है कि इस वक्त वो कहाँ है? सर, वो दिल्ली में है। तो इंतजार किस बात का है? आप चलिए मेरे साथ दिल्ली, मैं उन्हें खुद यहाँ लेकर आऊंगा। नहीं सर, वो नहीं आएंगी। लेकिन क्यों नहीं आएंगी वो? उसके कुछ पर्सनल रीजंस है सर। कोई भी रीजन किसी की जान से ज्यादा और अपने देश की इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। मैं उन्हें समझाऊंगा, वो जरूर मान जाएंगी। ओके सर, मैं चलूंगी आपके साथ। डायरेक्टर और SMD दोनों मिलकर रितु को वापस लाने के लिए दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों दिल्ली की फ्लाइट में बैठ जाते हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद डायरेक्टर रितु के बारे में SMD से पूछते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर वो इतनी ही इंटेलिजेंट थी कि उन्होंने ऐसा डिजाइन तैयार कर दिया जो सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने ये काम छोड़ क्यों दिया? मैंने बताया ना सर आपको, उसके कुछ पर्सनल रीजन थे। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई राज होता ही है, वैसे ही रितु के भी थे। देखिए, मुझसे कुछ भी छिपाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है सर, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो मैं आपको सारी बातें बताती हूँ कि रितु ने ये काम क्यों छोड़ा और इस वक्त वो कहाँ है और क्या कर रही है। SMD रितु के बारे में बताना शुरू करती है और वो अपने डायरेक्टर से कहती है, रितु बचपन से ही बहुत समझदार, सुलझी और एक नेक दिल लड़की है। वो हमेशा से हर चीज में आगे रहा करती थी। मैं बचपन से उसके साथ रही हूँ और मैंने कभी आज तक ऐसी लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। शी इज गिफ्टेड, फिर भी उसने कभी भी किसी भी चीज का कोई भी अहंकार नहीं किया। तो क्या तुम उनके साथ ISS के डिजाइन पर मिलकर काम कर रही थी? यस सर, हमने सिर्फ साथ में काम ही नहीं किया बल्कि इतिहास रचा था, क्योंकि ऐसा डिजाइन आज तक ना कोई बना पाया है और ना ही कोई बना पाएगा। और इतना ही नहीं सर, बल्कि रितु ने इस डिजाइन को खुद अपने हाथों से स्पेस में जाकर शुरू किया था। क्या वो स्पेस में भी जा चुकी है? मैंने कहा ना सर, वो गिफ्टेड है, उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तो उन्होंने ये सब कुछ छोड़ क्यों दिया? आज से 6 साल पहले उसकी जिंदगी में एक अविनाश नाम का लड़का आया था जिसे वो अपना दिल दे बैठी। क्या नाम था उनका? अविनाश। वो इंडियन आर्मी में मेजर थे। उनकी पोस्टिंग बैंगलोर में होने के कारण उन्हें यहाँ आना पड़ा। एक दिन वो हमारे हेडक्वार्टर में एज अ चीफ गेस्ट आए थे। तभी उनकी पहली मुलाकात रितु से हुई थी और देखते ही देखते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके कुछ समय बाद उन दोनों ने शादी कर ली और उनका एक बहुत ही प्यारा सा बेटा भी हुआ, जिसके बाद अविनाश की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई थी। इसलिए रितु ने ये सब छोड़ने का फैसला किया और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो क्या अविनाश ने रितु को फोर्स किया था ये सब छोड़ने के लिए? नो सर, वो तो रितु को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। करते थे मतलब? जी, अब वो नहीं रहे। एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो गए वो। ये तो बहुत बुरा हुआ। इसीलिए तो रितु कभी वापस नहीं आ पाई, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसके बच्चे के सिवा और कोई नहीं था जिसे वो सारी खुशियाँ देना चाहती थी। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त उनकी क्या हालत होगी, पर अभी हमें उनकी सख्त जरूरत है। यूं ही बातें करते करते वो दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट से बाहर आकर डायरेक्टर SMD से कहते हैं, आपको क्या लगता है वो मान जाएंगी? हम तो सिर्फ ट्राई कर सकते हैं सर, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए चलते हैं। वो दोनों रितु के घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। SMD रितु के घर ना जाकर
उसके ऑफिस की तरफ अपनी गाड़ी मुड़वा लेती है। तो उससे डायरेक्टर पूछते हैं, हम रितु के घर जाने की बजाय उसके ऑफिस की तरफ क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए सर क्योंकि रितु इस टाइम अपने ऑफिस में होगी। और उनका बच्चा? दरअसल वो रितु के ऑफिस के पास में ही एक डे केयर है और उसका बेबी भी वहीं पर रहता है, जहाँ रितु उसकी पूरे दिन देख रेख कर सकती है। ओके। वो दोनों रितु के ऑफिस में पहुँचते हैं। एसएमडी उसके बारे में पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि रितु आज ऑफिस आई ही नहीं है। अब वो दोनों उसके घर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग रितु के घर पहुंचते हैं। ऐसे में डायरेक्टर एसएमडी से बोलते हैं, आई होप जैसा हम सोच कर आए हैं बिल्कुल वैसा ही हो। जरूर होगा सर। डायरेक्टर रितु के घर की डोरबेल बजाते हैं। कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुलता है तो एक बच्चा दरवाजा खोलता है और उनसे पूछता है, आप कौन हो? बेटा हमें आपकी मम्मा से मिलना है, क्या वो घर पे हैं? इतने में रितु पीछे से आवाज लगाती है, गेट पर कौन है बेटा? पता नहीं मम्मा। बेटा तुम रुको, मैं देखती हूँ। रितु खुद दरवाजे पर आती है तो एसएमडी को देखकर वो चौंक जाती है। तो दोस्तों ये तो थी रितु की अब तक की कहानी। अब इसके अगले पार्ट में ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है कि आखिर क्या रितु उन लोगों के साथ वापस से जाएगी, बेंगलोर जाकर उन लोगों की मदद करेगी जो इस समय स्पेस में फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये बताना भी हमें ना भूलें। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।